हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का थर्ड चैप्टर करेंगे, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। ये स्टार्टिंग के चैप्टर फंडामेंटल चैप्टर्स होते हैं और इन्हीं से वो बेस बनता है जिस पे आगे हम पूरा सिलेबस करते हैं। तो ये चैप्टर की अगर आपको बेसिक जानकारी भी है तो भी इनको एक बार ढंग से जरूर करिएगा, नहीं तो आगे के चैप्टर में आपको बहुत मेहनत लगेगी। अगर आप सीरीज वाइज पूरी मेरी लेक्चर सीरीज कवर करेंगे तो आपको पैथोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आइए इस चैप्टर को देखते हैं। नेक्रोसिस आपने सुना तो बहुत होगा। नेक्रोसिस का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड सेल डेथ ड्यू टू इरिवर्सिबल इंजरी, ऑलवेज पैथोलॉजिकल। मतलब डिफरेंस क्या है? अनकंट्रोल्ड है इसमें और इरिवर्सिबल है और पैथोलॉजिकल है, यूआईपी। ये इसके मेन तीन फीचर्स है। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ, एनर्जी डिपेंडेंट है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, मेनली फिजियोलॉजिकल ही होती है। कॉजेस क्या होते हैं नेक्रोसिस के? नेक्रोसिस हाइपोक्सिया, इस्चीमिया, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शन, ट्रॉमा। हाइपोक्सिया अगर आपको नहीं पता है तो टिश्यू लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे ऑक्सीजन की कमी। इस्चीमिया होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रही है, वो एरिया कट ऑफ हो गया है। उसके रीजंस कई सारे हो सकते हैं। इस्चीमिया की वजह से एक तरीके का कर्फ्यू लग गया है, तो वहां पे धीरे धीरे सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। एपोप्टोसिस में क्या होता है? नॉर्मल टिश्यू रिमॉडलिंग, हार्मोनल विड्रॉल, डीएनए डैमेज, वायरल इन्फेक्शन। मेन इसमें देखिए हार्मोनल विड्रॉल एपोप्टोसिस होता है, जिसे हम फीमेल्स में देखते हैं। उसकी वजह से वहाँ टिश्यू लेवल पे सारी चेंजेस आते रहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है नेक्रोसिस के? सेल के लेवल पे स्वेलिंग होगी, मेम्ब्रेन रप्चर मिलेगी, ये की पॉइंट है। इन्फ्लेमेशन भी प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर चेंजेस, पाइनोसिस, कैरियोहेक्सिस, कैरियोलाइसिस, हमने लास्ट में भी पढ़ा था, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। काइनोसिस में सिकुड़न चालू होगी, न्यूक्लियस लेवल पे सिकुड़न चालू होगी, चीजें कंप्रेस होना चालू होंगी। कैरियोहेक्सिस पे उनमें फ्रेगमेंटेशन यानी छोटे छोटे उसमें वो टूटना चालू हो जाएगा। और थर्ड एंड फाइनल स्टेप होती है कैरियोलाइसिस। जहां भी लाइसिस होगा वहां डिसोल्यूशन, डिस्ट्रक्शन होता है। वही होता है कि जो फ्रेगमेंट सेकंड स्टेज में बने वो टूटना चालू हो जाएंगे। थर्ड, फिर टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस देख लेते हैं। सबसे पहला है कोगुलेटिव। कोगुलेटिव में क्या होता है? जब नेक्रोसिस होगी तो उसके नेक्रोसिस होने के बाद भी आर्किटेक्चरली जो स्ट्रक्चर है वो खत्म नहीं होगा, वो कई दिनों तक वैसे ही रहेगा। ये हम देखते हैं मेनली एमआई के केस में, हार्ट के केस में, कि जब भी एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है वहां पे कोगुलेशन हो जाता है पूरा, तो वो कोगुलेशन हटता नहीं है, वो हटने में बहुत टाइम लगाता है। सेकंड हो गया हमारा लिक्विफेक्टिव। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या है? जनरली ब्रेन में कई बार ये पाया जाता है या एब्सेस में, कि नेक्रोसिस होने के बाद जितना सेलुलर मटेरियल है वो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। थर्ड है केसियस या चीजियस। ये टीबी ग्रेनुलोमा में हमको देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है? सेल्स चीज की तरह सॉफ्ट स्पंजी, वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं नेक्रोसिस के बाद। फिर हो गया फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस क्या है? थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। देखिए, जहां भी फैट प्रेजेंट होता है, अगर बॉडी ने सडनली एंजाइम निकाल दिए या कोई इंजरी हो गई तो वहां क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड हायर लेवल पे एकदम रिलीज हो जाएंगे। और जब ट्राइग्लिसराइड रिलीज हो जाएंगे तो वहां का पूरा स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा। ये होता है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस केसेस में या ट्रॉमा टू फैट, यानी कोई आपको वेस्कुलर इंजरी हुई और जहां पे ट्राइग्लिसराइड्स रिलीज हो गए तो वहां ये पाया जाता है। फिर हो गया फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। देखिए, आपको पता है कि आपके ब्लड में एक चीज होती है फिब्रिनोजन, वो बनाते हैं फिब्रिन। तो अगर कोई ऐसी ट्रॉमा हो जाए या ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए जिससे फिब्रिनोजन लीक हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। और उसको निकलने के बाद जो पुराने सेल्स हैं वो बेकार हो जाते हैं और वो डेड हो जाते हैं। और ये जब हम इसको एनालाइज करते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, तो ये हमें पिंकिश टाइप की दिखती है, जो कि फिब्रिनोजन का जो कलर है। लास्ट है हमारा गैंग्रेनियस। गैंग्रेनियस नेक्रोसिस बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आपने सुना भी होगा कि इसको गैंग्रेन हुआ है, इसका पैर काटना पड़ेगा, इसका हाथ काटना पड़ेगा, पैर लेवल पे ज्यादा होती है। इसमें एक लिम्ब के लेवल पे इस्चीमिया तो हो रहा है, यानी उस एरिया में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन और बाकी सारे सर्कुलेशन भी बंद हो गए। और ये दो तरीके का होता है, ड्राई और वेट। ड्राई में क्या होता है? केवल इस्चीमिया होगा,
कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, ये इसका की पॉइंट है। ड्राई में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, जबकि वेट गैंग्रीन में क्या होगा, इस्चीमिया भी होगा और उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाएगा। तो वेट गैंग्रीन बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसमें लिम्ब का एम्पुटेशन ही होता है, बहुत मुश्किल से ही कंट्रोल में आता है। ड्राई में तो एक बार वो कंट्रोल आ भी जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, गैंग्रीनियस आपको सारे मैंने समझा दिए हैं बेसिक लेवल पे। और ये की पॉइंट ध्यान रखिएगा, ड्राई और वेट गैंग्रीन में डिफरेंस क्या है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस क्या होते हैं। देखिए, ऊपर हमने देखा था मेम्ब्रेन रप्चर हो रही थी, यहाँ कोई मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हो रही है, यहाँ सेल श्रिंक हो रहा है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो रहा है। तो एक तरीके से आप कहेंगे, बिल्कुल अगर इजी आपको कॉन्सेप्ट बनाना हो तो नेक्रोसिस में सेल फट रहा है, फूल के फट रहा है और उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है, चीजें उसमें से बाहर आ रही हैं। जबकि एपोप्टोसिस में उल्टा हो रहा है, सेल श्रिंकेज हो रही है, क्रोमैटिन उसका कंडेंस हो रहा है और इसकी वजह से एपोप्टोपिक बॉडीज बन रही हैं और वही की वजह से हम इसको करते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता एपोप्टोसिस में, ऊपर इन्फ्लेमेशन भी होता है। अच्छा, डिफरेंसेस देख लेते हैं नेक्रोसिस एपोप्टोसिस के, इससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगा। नेक्रोसिस होती है पैथोलॉजिकल, सेल स्वेलिंग होती है, इसमें मेम्ब्रेन रप्चर होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ये मैंने अभी समझाया था। एपोप्टोसिस में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सेल श्रिंक होता है, बल्कि मेम्ब्रेन उसकी इंटरेक्ट रहती है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता। क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है, नेक्रोसिस जो होती है वो इस्चेमिक इंजरी में दिखाई देती है, जैसे एमआई हो गया, स्ट्रोक हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एपोप्टोसिस में कब होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में होगा, हार्मोन डिपेंडेंट इन्वोल्यूशन में होगा, जैसे एंडोमेट्रियम चेंजेस जो होते हैं फीमेल के अंदर, या वायरल हेपेटाइटिस में हो गया। अच्छा, एग्जाम लेवल पे क्विक पॉइंट क्या है, नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल होगी, एपोप्टोसिस कंट्रोल्ड फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। नेक्रोसिस का हॉलमार्क है मेम्ब्रेन रप्चर, मैंने बताया था कि उसमें चीज फटेंगी, बॉर्डर फटेगा और इन्फ्लेमेशन होगा जब भी कुछ फटेगा। और एपोप्टोसिस का हॉलमार्क होता है एपोप्टोपिक बॉडीज होती है और कोई इन्फ्लेमेशन नहीं बनता है। समरी टेबल एक बार देख लेते हैं। कॉज नेक्रोसिस के हमेशा ऑलवेज पैथोलॉजिकल है, एपोप्टोसिस का फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल बोथ है। एनर्जी रिक्वायरमेंट, नेक्रोसिस एक पैसिव प्रोसेस है, ये अपने आप हो जाता है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। एपोप्टोसिस क्योंकि कंट्रोल प्रोसेस है तो इसमें ये एक्टिव प्रोसेस में आ गया और एटीपी डिपेंडेंट होता है। सेल साइज, नेक्रोसिस में स्वेलिंग होती है, एपोप्टोसिस में श्रिंकेज होती है। न्यूक्लियस लेवल पे क्या चेंजेस होते हैं, काइनोसिस होती है, इसमें कैरियोहेक्सिस होती है, कैरोलाइसिस होती है। यानी पहले में होगा न्यूक्लियस श्रिंकरेज, दूसरे में होगा न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन और थर्ड लेवल पे होगा न्यूक्लियस डिसोल्यूशन। जबकि एपोप्टोसिस में क्रोमैटिन कंडेंसेशन ही होता है, सब चीजें कंडेंस होगी और एपोप्टोपिक बॉडीज बन जाएगी। इसमें मेम्ब्रेन रप्चर होगी नेक्रोसिस में और एपोप्टोसिस में इंटैक्ट रहेगी। इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट रहेगा नेक्रोसिस में, इसमें एब्सेंट रहेगा। इसके एग्जांपल एमआई, स्ट्रोक, टीबी, पेनक्रियाटिस और इसमें एंडोमेट्रियल शेडिंग, वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, इसी के साथ हमने ये चैप्टर कर लिया है। नीचे वाला पॉइंट भी आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा और आप देख रहे हो कितनी इजीली हम कर पा रहे हैं ये चैप्टर। नहीं तो वैसे मेडिकल बुक्स की के साथ चैलेंज क्या होता है कि उनमें इतना ज़्यादा मटेरियल और इतना ड्राई होता है कि आपने 20 पेज का चैप्टर पढ़ा, उसमें आपको 1 घंटा तो वैसे ही लग गया, तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप स्टार्टिंग का भूल जाते हो। हमने क्या किया है, सीबीडीसी से में जितने भी टॉपिक्स मेंशन्ड है हम केवल उनको निकाल के आपके लिए तैयार कर रहे हैं। उससे हमारा जो फोकस है वो ये कम टाइम में एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, और अगर आपके कॉलेज लेवल पे आपने लेक्चर्स मिस कर दिए किसी भी वजह से तो इन्हीं से सेल्फ सफिशिएंटली वो तैयार करना। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम पूरी पैथोलॉजी कवर करेंगे।